अगर आप कॉन्शियस लेवल पे देखें तो कॉन्शियसली डिटरमिन्ड कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ, एक तरह से कह सकते हैं, ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम किस तरह की क्वालिटी चाहते हैं लाइफ की, उसका कॉन्शियस डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनेशन के बाद उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव करने का जो प्रयत्न होता है, कोशिश होती है, ये दोनों ही चीज़ें, डिटर्मिनेशन और अचीवमेंट ऑफ द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यही मैनेजमेंट है। आज मैनेजमेंट की ओर छात्रों का रुझान आम बात है। ऐसे में छात्रों को ये जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि आखिर मैनेजमेंट में छात्रों का भविष्य क्या है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा तो मानना है कि मैनेजमेंट के बिना जीवन संभव ही नहीं है। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ को ही तय करना है और उसको अचीव करना है, तो आने वाले दिनों में तो हमें लगता है कि मैनेजमेंट का और भी विस्तार होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करके मैनेजमेंट समझते सीखते आए हैं। अब जब इसकी थ्योरी निकल आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़नी होगी और उनको इसे अपने जीवन में, इस थ्योरी को व्यवहार में लाना होगा। इसलिए मेरी समझ में तो मैनेजमेंट का भविष्य काफ़ी उज्जवल है, न सिर्फ नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए भी। मैनेजमेंट कॉलेज का चयन करते समय छात्रों को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? मैनेजमेंट कॉलेज का चयन करते समय किसी भी छात्र को 3-4 बातों का ध्यान कम से कम रखना चाहिए। 3-4 बातों का। पहला तो ये कि वहाँ के शिक्षक कैसे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी छात्र अगर किसी कॉलेज में पढ़ने जाता है, वो कोई भी कॉलेज हो, तो वो ज्ञान हासिल करने के लिए और अपनी क्षमता, दक्षता या स्किल डेवलप करने के लिए जाता है। और ये ज्ञान हासिल करना, स्किल का डेवलपमेंट कॉलेज के शिक्षकों पे बहुत हद तक निर्भर करता है, बहुत हद तक, ज़्यादातर हद तक उन्हीं पर निर्भर करता है। इसलिए शिक्षक कैसे हैं ये देखना चाहिए। उसके बाद कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये देखना चाहिए। और कॉलेज में जो थ्योरी पढ़ाई हो रही है, उस थ्योरी के व्यावहारिक जीवन में प्रयोग के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट कॉलेज के लिए प्लेसमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्लेसमेंट तो पढ़ाई के बाद के डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला है। जैसे हम तो प्रोड्यूस करते हैं, हम स्टूडेंट को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उनको कौन ख़रीदेगा, कौन कंपनी उनको नौकरी देगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाली बात हो गई। तो प्लेसमेंट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। लेकिन हाँ, अगर हम छात्रों को प्लेसमेंट की सहूलियत भी मुहैया करा देते हैं तो ये सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी। मैनेजमेंट की थ्योरी जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें बेसिक बात जो पढ़ाते हैं वो है कि डिसीजन कैसे लिया जाए, डिसीजन मेकिंग कैसे करें, उसकी थ्योरी। और जब उसकी थ्योरी हमने समझ ली तो उसके बाद उस थ्योरी को एक्चुअली डिसीजन लेने में कैसे हम उसका उपयोग करें, प्रयोग करें, इसकी जानकारी मैनेजमेंट कॉलेज में होती है। तो थ्योरी पढ़ाने के बाद छात्रों को डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस में डालना चाहिए, उनको केसेस कराए जाने चाहिए। और मैनेजमेंट कॉलेजेस में कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी काफ़ी ज़ोर रहता है। इन दोनों ही चीज़ों के लिए उनके आपसी इंटरैक्शंस होने चाहिए, प्रेजेंटेशंस होने चाहिए, मार्केट को समझने के लिए मार्केट सर्वे कराए जाने चाहिए, और बीच बीच में अच्छे विद्वानों से और कॉरपोरेट के एग्जीक्यूटिव्स से सेमिनार्स और लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कराने चाहिए। तो ये हुई बातें थ्योरी के अलावा और क्या क्या व्यावहारिक ज्ञान दिए जाएं। मैनेजमेंट के छात्रों के लिए इंटर्नशिप करना कितना फायदेमंद होता है? स्पष्ट है कि इंटर्नशिप करने के दौरान उनको कंपनी के अंदर का एक्सपोजर मिलता है कि किसी कंपनी में, थ्योरी में तो हमने पढ़ा कि एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उदाहरण के लिए कैसा होता है, वो तो हमने एक बोर्ड पे बना दिया या कागज़ के टुकड़े पे 2 डायमेंशनल स्पेस में दिखला दिया। लेकिन जब हम सचमुच किसी कंपनी में जाके वहाँ कुछ समय के लिए काम करते हैं, 6 हफ्ते के लिए, 8 हफ्ते के लिए, या मान लीजिए 6 महीने के लिए, तो हमको समझ में आता है कि कंपनी में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, रोल्स कैसे खेले जाते हैं, और रोल्स के बीच में वास्तविक जीवन में संबंध कैसे होते हैं, रिलेशनशिप्स,
अथॉरिटी कैसे निकलती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में संबंध कैसे होते हैं, इनका व्यावहारिक बिल्कुल वास्तविक जीवन में एक्सपोजर मिलता है, जिसका लाभ छात्रों को बहुत ही अधिक होता है थ्योरी को ठीक से समझने। संस्थान हिंदुस्तान में 2-3 तरह के हैं। एक कैटेगरी है जिसको हम लोग IIM बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसके लिए पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है, एडमिशन टेस्ट, जिसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू राउंड होता है, फिर एडमिशन होता है। दूसरे तरह के संस्थान हमारे जैसे हैं, जैसे कि एडमेरिट। उसमें नामांकन की प्रक्रिया बहुत सरल है। ग्रेजुएट होना चाहिए स्टूडेंट को और वो नियत समय में एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, फिर उनका एडमिशन होता है। भाई मेरी समझ में तो लाभ ही लाभ है। सबसे पहले तो पैसे का लाभ है कि कम खर्च में हमें मैनेजमेंट का ज्ञान मिल जाता है, मैनेजमेंट की डिग्री मिलती है। मैं इसको सिर्फ पैसे ही के टर्म में नहीं देखता, मैं इसको और भी दूसरे टर्म्स में देखता हूँ। जैसे कि अगर आप अपने सूबे में ही रह के मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं तो आप अपने घर में या घर के पास रहते हैं, वो छात्र घर में या घर के पास रहता है, तो एक घर का सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। आप बाहर जाके पढ़ेंगे तो आपको अपने खाने की चिंता, लॉज की चिंता, इमोशनल जो एक पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, इमोशनल सपोर्ट्स, उसका एब्सेंस। तो एक तो इमोशनल सपोर्ट एंड अदर जो फूडिंग लॉजिंग का सपोर्ट होता है वो मिल जाता है। उसका खर्च ही सिर्फ मत देखिए, उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखिए। और तीसरा हमें ये भी लगता है कि जब अपने सूबे में आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं और अपने सूबे के अंदर उस मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, तो इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि कंपनियां आपको आपके सूबे के अंदर ही नौकरी में प्लेस कर दें, जो कि आगे के जीवन के लिए बड़ा अच्छा होता है। घर से दूर रह के नौकरी करना एक समय आता है जब बड़ा परेशान करने लगता है। बेहतर संस्थान जैसे कि IIM में प्लेस कंपनियां खुद चली आती हैं और हर लड़के के पास 4-5 ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे तो प्लेसमेंट की कोई समस्या होती ही नहीं है। लेकिन हमारे जैसे संस्थान एक अच्छा संस्थान कहलाएंगे अगर उनके बच्चे को स्टार्टिंग स्टाइपेंड 10,000 रुपये प्रति माह मिलने लगे और 6 महीने के बाद जनरली स्टूडेंट्स जो 10,000 रुपये स्टाइपेंड से स्टार्ट करते हैं 15 से 20,000 रुपये पर माह प्रति माह में प्रमोट हो जाते हैं। अलग अलग संस्थान अलग अलग तरह की छात्रवृत्ति देती है। हमारे यहाँ ज्ञानदीप छात्रवृत्ति की परंपरा है, जिसमें हर सेमेस्टर में जो टॉप 5 लड़के होते हैं उनको फीस में डिस्काउंट मिलता है और भी कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। शिक्षकों का चयन करते समय उनका ज्ञान देखना ये तो बड़ा ही ज़रूरी है। जिस क्षेत्र में, जिस विषय में वो चुने जा रहे हैं शिक्षक के लिए, शिक्षण के लिए, तो उनका ज्ञान क्या है वो देखना। और ज्ञान छिछला नहीं, बिल्कुल सतही ज्ञान नहीं चाहिए, गहरा ज्ञान चाहिए। दूसरे, उनका डिलीवरी उनकी कैसी होती है, कम्युनिकेशन कैसा है। कई लोग बड़ा ही साफ बोलते हैं लेकिन उनका प्रेजेंटेशन स्किल छात्रों को बहुत इम्प्रेस नहीं कर पाता है। तो ये तो हुई छात्रों से संबंधित बातें। ज्ञान हो, प्रेजेंटेशन स्किल हो, कम्युनिकेशन बढ़िया हो। छात्रों को ठीक से क्लासरूम के अंदर मैनेज करना वो भी एक बहुत बड़ी कला है। और इस सब के अलावे जब आप किसी कॉलेज में बहाल किए जाते हैं तो आप सिर्फ छात्रों को पढ़ाने के लिए नहीं आए, आप उस कॉलेज के दूसरे जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ मिलके एक टीम बनाने वाले हैं। तो किस हद तक आप उस टीम के एक अच्छे कंट्रीब्यूशन करने वाले मेंबर होंगे, इसको भी देखा जाना चाहिए। MBA में की ज़रूरत इंडस्ट्री को इसलिए पड़ी कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, कंपनी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। जहाँ पे मसलन कोई एक कार कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, जहाँ पे लाखों कार का प्रोडक्शन होता है, मल्टीपल साइट्स पे होता है, मल्टीपल कंट्रीज़ में होता है। तो इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि उसको आप पेन और पेपर से प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए IT की आवश्यकता पड़ी और धीरे धीरे IT डिसीजन मेकिंग के लिए किसी भी इंडस्ट्री में एक हथियार बन गया। तो आज का जो भी मैनेजर है उसको जॉब ज्वाइन करते ही IT का सहारा लेना ही पड़ेगा, इसलिए उनको IT एक्सपोज्ड होना ही पड़ेगा। अगर आप MBA फिनेंस हैं तो किसी भी कंपनी में को प्रमुखतः आप 4 हिस्से में बांट सकते हैं। एक हिस्सा है जो सेल्स और मार्केटिंग का काम संभालता है, एक हिस्सा होता है जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा होता है, एक हिस्सा होता है जो लोग जो काम करते हैं उनको ध्यान रखने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का होता है,
और एक हिस्सा होता है जो भी गतिविधि होती है उसमें फिनेंस इन्वॉल्व होता है। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो इन्वेंट्री के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सामान बेच रहे हैं तो पैसे बाहर से कंपनी के अंदर आते हैं। इन सारे पैसे और बैंक और लोन जो आप कंपनियां उठाती हैं बाज़ार से या शेयर मार्केट से पैसा उठाती है, इस सब को मैनेज करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम होता है या डिपार्टमेंट होता है जिसको हम फिनेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। MBA फिनेंस के लड़के यूजुअली इसी तरह के डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एक MBA फिनेंस अगर साथ में CFA या CA कर ले तो वो आराम से अपनी सैलरी को कई गुना बढ़ा सकता है। सफलता के शिखर तक पहुंचने में छात्रों की पर्सनालिटी का भी अहम रोल होता है। तो एक बेहतर पर्सनालिटी के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? MBA का पहला शब्द ही है मैनेजमेंट। M मैनेजमेंट के लिए होता है। मैनेजमेंट किसका? मैनेजमेंट आदमी का, चाहे वो प्रोडक्शन करता हुआ आदमी हो या फिनेंस देखता हुआ आदमी हो या सेल करता हुआ आदमी हो। तो जब आपको आदमी को मैनेज करना है, अपने नीचे काम करने वालों को मैनेज करना है, अपने ऊपर के बॉसेस को मैनेज करना है, कस्टमर्स को मैनेज करना है, तो पर्सनालिटी की ज़रूरत तो पड़ेगी। एक दबा कुचला सा व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि वो कारगर मैनेजर होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने पर्सनालिटी को निखारें ताकि आपकी तरक्की तेज़ी से हो और जिस काम के लिए आप मैनेजर बने वो सारे काम आप प्रॉपर्ली कर सकें। कम्युनिकेशंस स्किल की क्या भूमिका है MBA में? पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी जुड़ा हुआ सा चीज़ है। कम्युनिकेशन स्किल पर्सनालिटी का ही एक पार्ट है। कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली ये बताता है कि आप अपने विचार को कितने बढ़िया तरीके से सामने किसी भी आदमी या मीटिंग्स में या कस्टमर के सामने रख सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है तो आप अपने बात को प्रॉपर्ली रख ही नहीं पाएंगे। जब आप रख ही नहीं पाएंगे तो आपका जूनियर या सीनियर या कस्टमर आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा, और जब समझ ही नहीं पाएगा तो वो काम नहीं होगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है।